नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अब की बार 400 पार। जनता से बहुत नारे लगवाए थे मोदी जी ने, खुद भी लगाए थे, फिर जनता से पूछते थे। अब की बार जनता चिल्लाती थी 400 पार। धीरे धीरे वो कम होता चला गया, फिर गायब हो गए, फिर 300, फिर 350, फिर पौने 300, इस पर अटकते रहे मामला। और अब जब नतीजे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बैंड बज गई। बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। जाहिर है सबको लग गया कि अब ये बहुत मामला फंस गया, क्या होगा। इस पे चिंतन मनन शुरू हो गया। इस बीच में एक बड़ी खबर ये आई कि संघ भी अब एक्टिव हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अपमान मोदी जी ने किया था, संघ को लगा कि अब बदला लेने का सही समय आ गया है। सुना जाता है कि संघ ने भी अपनी बैठक बुला ली गई है। और इस बीच में जानकारी मिली है कि गडकरी और राजनाथ सिंह भी एक्टिव हो गए हैं। बहुत घमासान चल रहा है, लेकिन इस बीच में एक बड़ी मजेदार बात हुई। इन सब बातों पर चर्चा करूंगा मैं एक नागपुर से ही जुड़े हुए अपने साथी राजीव रंजन सिंह जी से। बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस की खबरें रखते हैं, पॉलिटिकल खबरें रखते हैं। मेरा उन्होंने बड़ा फायदा किया। 4-5 दिन पहले आपको याद होगा हम लोगों ने शो किया था, जिसमें राजीव रंजन सिंह ने कहा कि आप देखिएगा ये शेयर मार्केट को बढ़ाया जाएगा, सोमवार को भी बढ़ाया जाएगा और उसके बाद मंगलवार को मार्केट धड़ाम हो जाएगा, लाखों करोड़ों का खेल हो जाएगा। मेरे थोड़े बहुत शेयर रखता हूँ, अपनी जो बचत होती है उसे शेयर में खरीदता हूँ। मुझे राजीव रंजन की बात याद आई और मैंने कल जाके जितने शेयर थे सारे शेयर बेच दिए। और वाकई में राजीव रंजन ने जो कहा वो आज हो गया। 4,500 पॉइंट गिर गया शेयर मार्केट। अगर मैं रखे रहता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता। जो लोग बेचारे छोटे छोटे शेयर खरीद कर रखे हुए थे, सबकी बैंड बच गई इन चुनाव नतीजों पर। मतलब एक बड़ा स्कैंडल था और इस स्कैंडल में शायद वो एग्जिट पोल वाले भी शामिल थे। लाखों करोड़ों की डील हुई थी। अब वो प्रदीप गुप्ता माई एक्सिस वाले रो रहे हैं अपने एग्जिट पोल पे, लेकिन एक बड़ा षड्यंत्र था। तो मेरा तो कहना यह है कि इन लोगों ने चूंकि देश की चुनाव व्यवस्था को प्रभावित किया, एक गलत एग्जिट पोल दिखाकर जानबूझ के एक गलत मैसेज देकर किया, तो क्यों ना इन पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बड़े खुलासे हैं आज राजीव रंजन के पास। मैं चलता हूं सीधे राजीव रंजन जी के पास और उनसे बात करूंगा। राजीव जी, नितिन गडकरी चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन उसके बाद नागपुर में संघ बहुत एक्टिव हो गया है और राजनाथ सिंह इधर एक्टिव हैं। क्या सूचनाएं आपके पास, भारतीय जनता पार्टी में क्या गुल खिल रहा है? प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये एनडीए की तीसरे टर्म की जीत है। बहुत बहुत आभार आपका। और अमित शाह ने कहा ये जीत जो है प्रधानमंत्री के अथाह परिश्रम का नतीजा है। जाहिर है कि अब अपनी खींच मिटाएं तो मिटाएं कैसे, मुंह दिखाएं तो दिखाएं कैसे? क्या जानकारी है आपके पास? पहले तो लेट अस सेलिब्रेट। हम लोग एकदम सही रहे, एकदम सही दिशा पकड़ी और जो कहा गया था, बताया था कि 4 जून को इनके करियर का सूर्यास्त होगा। आप देखते देख जाइए कैसे कैसे शतरंज के अब जो है चाल चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। खुद आपने सही बोला इंट्रोडक्टरी स्पीच में, गडकरी साहब 1,35,000 के मार्जिन से इलेक्शन जीत गए हैं। ऑलिंग ऑफिसर ने विनिंग सर्टिफिकेट के लिए, ऐसा मुझे पता चला है, बुलाया तो उन्होंने बोला कि आप रखो, मैं आज नहीं आऊंगा, ठीक है, और 1-2 दिन में आके मैं लेके जाऊंगा। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि गडकरी साहब भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ये जितने भी जो पुराने लोग थे जो अभी तक दबे हुए थे, ये सब लोग अपनी दावेदारी अब ठोकेंगे। अब पूरी बागडोर जो है वो संघ के हाथ में मेरे ख्याल से जाएगी। ये जो 2 गुजरातियों ने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक कर लिया था, वो हाईजैकिंग मेरे ख्याल से रुकेगी। और इसलिए मैं हाईजैक वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है, इनमें से इन लोगों को टिकट ना देखते हुए, इनकी अवहेलना, इनकी उपेक्षा करते हुए, इन्होंने कम से कम 100 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे लोगों को खड़ा किया जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पिछले 10 सालों में अन्य पार्टियों से। यही लोग नरेंद्र मोदी का चरण चुंबन करेंगे आने वाले दिनों में, यही लोग स्तुति करेंगे। बाकी जो पुराने लोग हैं, ऐसा मुझे पता चल रहा है कि राजस्थान में जो बुरी शिकस्त हुई है, तो वसुंधरा राजे जी भी एक्टिव हो गई। तो वसुंधरा राजे जी, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये पूरे लोग मिलके और संघ मिलके क्या आगे आने वाले 2 दिन जो है ये देखने वाली बात होगी। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी संजय भैया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगले आने वाले 2 दिनों में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। मानिए कि जो हमने कहा था कि मोदी जी का सूर्यास्त हो रहा है, इनकी अब घर वापसी होगी, गुजरात की तरफ रवाना किए जाएंगे, ऐसा बहुत हद तक मुझे दिख रहा है। और उसी का प्रतिबिंब
उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो आज स्टॉक मार्केट में आपको अदानी के शेयर प्राइसेस पे देखने को मिला। तो जस्ट वेट फॉर 2 days, अभी बहुत बड़ा जो है ना पूंजी जो है, ये पूंजी लगने वाला है कैसे भी पार्टी को इंटैक्ट रखने, मतलब पार्टी तो इंटैक्ट रहेगी पर ये इनकी मोदी जी की सुप्रीमेसी को बनाने के लिए जो है अब बहुत बड़ी पूंजी लगने वाली है। ये जो भी 240 235 इनके जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आ रहे हैं, ये कैसे भी मोदी जी के पीछे खड़े रहे, इसके पीछे बहुत बड़ी पूंजी लगने वाली है। क्योंकि कंगना रनावत टाइप को जो नए नए आए, यही सब चेले चपाटे हैं मोदी जी के। सबको ये बात समझ में आ रही है कि मोदी जी के कारण ही ये दुर्गति हुई है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कर रही थी कि कम से कम 350 सीट उनको मिलेगी। 350 सीट से यदि वो 240 पे आके निपट जा रही है, तो आप सोचिए 110 सीट का नुकसान हो रहा है उनकी अपेक्षा के हिसाब से। और बहुमत जो है, फर्स्ट टाइम भी जब ये जीत के आए थे तो 283 था, तो 43 सीट्स का लॉस है। तो ये नैतिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी हार है। और यदि उनके अंदर जरा भी स्वाभिमान होगा तो उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि पॉलिटिक्स में और नरेंद्र मोदी की जितने कैरेक्टर को हम समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर कोई स्वाभिमान है। ये मौके पे चौका मारने की जरूर कोशिश करेंगे। अभी भी जो है ये कोशिश करेंगे कि सत्ता की बागडोर इनके हाथ में रहे। पर मैं आज आपको संजय जी बता रहा हूं, यदि ये थर्ड टर्म में जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करते हैं तो बहुत जल्दी पार्टी टूट। एक बार बताइए मुझे राजीव जी, 235 से भी नीचे आ रही है भारतीय जनता पार्टी। 350 का दावा था, 235 से भी नीचे, यानी साधारण बहुमत 272 तक का भी नहीं छू पा रहे हैं। 235 सीटों में एनडीए के साथ क्या नैतिक रूप से मोदी जी को अपना चेहरा आगे करना चाहिए? और करते भी हैं, वो प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट करते हैं, नीतीश सपोर्ट करते हैं। तो वो जो चेहरा था, जो चेहरा घमंड से भरा रहता था, अहंकार से भरा रहता था कि हम कहीं पे भी चुनाव जिता देंगे। पेट्रोल पंप पे भी मोदी का फोटो, राशन कार्ड पे भी मोदी का फोटो, वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे मोदी का फोटो। वो तो बाद में हट गया जब कोविशील्ड में घपला पकड़ा गया, वरना हर जगह फोटो। तो मैं अकेला सब पर भारी, मतलब राम मंदिर के दर्शन करेंगे तो अकेले, डुबकी लगाएंगे गंगा जी में काशी में तो अकेले। तो जो अकेले वाला अहंकार था कि मैं किसी को भी जिता लूंगा, वो तो टूट गया कि 272 नहीं आए। तो क्या नैतिक रूप से उनको चेहरे को अधिकार है? दूसरा, जेपी नड्डा ने जिस अहंकार से कहा था कि संघ की हमें जरूरत नहीं, अब हम सक्षम हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चेहरा अब पर्याप्त बचा है बीजेपी में अपना ग्लैमर दिखाने के लिए? देखिए, जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये जो तिगड़ी है, इसको संघ की आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है। यदि संघ अभी पीछे हट जाएगा तो आप ये यकीन मानिए तिगड़ी का जो है पॉलिटिकल करियर जो है ऑलमोस्ट फिनिश के कगार पे चला जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी से ही अमित शाह अपनी ताकत डिराइव करते हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी हटे उस दिन अमित शाह जी का जो है अपने आप ही करियर जो है समापन पे चला जाएगा। और जेपी नड्डा जी तो देखिए, उनको लाने वाले नेशनल पॉलिटिक्स में नितिन गडकरी जी हैं। ये सारे नागपुर में लोग जानते हैं कि निर्मला सीतारमण को फर्स्ट टाइम चांस देने वाले नितिन गडकरी, जेपी नड्डा जी को हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स से उठा के लाने वाले नितिन गडकरी जी। तो ये जितने भी लोग जो इनकी कोर टीम में बाद में आए, सब गडकरी जी की देन है। तो ये अब आप बात समझ लीजिए कि संघ जो है, वो संघ की भूमिका जो है, जो इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी थी जेपी नड्डा जी ने कि संघ की जरूरत नहीं है, संघ की भूमिका अब आपको समझ में आएगी आगे आने वाले 2 दिनों में। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि यदि तेलुगु देशम ने और नीतीश जी ने इनको सपोर्ट नहीं दिया तो भारत को शायद सबसे पहला जो है शेड्यूल कास्ट प्राइम मिनिस्टर मिलने जाएगा। एससी कम्युनिटी से जो आते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मिलने जाएंगे, या फिर एक महिला चेहरा भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा जो है, ये आपको मैं एक और चीज बता रहा हूँ जो अंदर खाने बातें चल रही हैं। पर कहने का अर्थ ये है कि जो मैंने कहा था, मोदी जी का सूर्यास्त 4 जून से शुरू हो जाएगा। मोदी जी का सूर्यास्त शुरू होने वाला है। मोदी जी ने जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी जहां उनकी गवर्नमेंट अल्पमत में, ठीक है, यानी भाजपा अल्पमत में हो, पार्टी उनकी अल्पमत में हो। वो जब से 2001 से आए हैं, उनकी पार्टी हमेशा बहुमत में रही। पहली बार होगा कि जब उनको बैसाखियों की जरूरत होगी। और ये जो उनका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को वो मैच नहीं करते। तो आज नहीं तो कल जाके ये सरकार गिरेगी गिरेगी, यदि ये जबरदस्ती बनाने की कोशिश भी करते हैं।
मोदी जी को सामने, अन्यथा आप मेरी ये बात को मानिए कि यदि सौम्य चेहरे को सामने ये नहीं रखेंगे तो ये सरकार बहुत जल्दी अल्पमत में आ जाएगी, यदि बनती है तो। हालांकि मेरा पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन सरकार बने। जी संजय जी। अगर राजीव जी, ये बात चल रही थी, कहाँ तो ये बात चल रही थी कि अगर मोदी जी आएंगे 350 350 लाएंगे तो गडकरी मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। और कहाँ ये बात चल रही है कहाँ ये बात चल रही है कि गडकरी ही दावा करने की तैयारी में है, संघ गडकरी को फेस आगे करने के मूड में है। और ये भी मुझे पता चला कि मोहन भागवत ने राजनाथ सिंह ने मोहन भागवत से बात भी की है, ये भी चर्चा चल रही थी। गडकरी ने बात की है मोहन भागवत से, मीटिंग संघ मुख्यालय बुला रहा है। संघ कभी नहीं चाहेगा, मेरे ख्याल से, आपको ज्यादा जानकारी, आप नागपुर में रहते हैं, संघ क्या चाहेगा कभी कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री दोबारा बन जाए? एक एक अपमान का बदला लिया जाएगा संघ द्वारा, और जितने पुराने लीडर्स जिनको हाशिए पे पहुंचा दिया गया है, खासतौर पे वसुंधरा राजे सिंधिया और जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जो इनकी जलालत हुई है, और जिस तरीके से जलालत की गई है राजनाथ सिंह और गडकरी जी की, तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या फिर से जलील होने के लिए ये लोग मोदी जी को बनने देंगे? इनको समझ में आ गया मोदी मैजिक खत्म, फिनिश, द एंड। मोदी मैजिक नाम की चीज कुछ भी नहीं है। मोदी मैजिक गोदी मीडिया द्वारा बनाया गया। आज जितना ज्यादा दुख जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह मना रहे होंगे, उससे ज्यादा छाती पीट पीट के गोदी मीडिया के एंकर्स, देखना इनका शो खत्म होने के बाद में ये लोग रो रहे हो। ये पूरा का पूरा मोदी मैजिक जो है, मोदी मीडिया जो है, मोदी मैनिया जो है, ये मोदी मीडिया द्वारा बनाया गया। अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, अर्णब गोस्वामी, रजत शर्मा जी, और वो गुल्लू जी, और दो तीन, अमन चोपड़ा जी, ये सारे लोग जो है आज ये अपने करियर को लेके जो है ये बहुत ही ज्यादा सोच विचार में पड़ गए होंगे, और इनसे ज्यादा निराश आज की डेट में कोई नहीं होगा। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। आज ये प्रदीप गुप्ता जी को रोने की जरूरत क्या थी? इन लोगों ने देश के साथ जो गद्दारी किया, जो स्कैंडल किया है ओपिनियन पोल के नाम पे, इसमें ये देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपको ये बता, मैंने तो 4 दिन पहले बता दिया था कि क्या होने वाला है। यदि आप 4 दिन पुराना वीडियो उठा के देखें संजय जी, आप देखेंगे मैंने बताया था कि 50 लाख करोड़ की जो है इंडस्ट्री हो गई है। अगर 1% भी प्रॉफिट और उसका 1% भी यदि इन ओपिनियन पोल वालों को दे दिया जाए, मीडिया हाउसेस को, तो ये नाच नाच के जो भी आप बोलोगे ये लिख के आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये आज रो इसलिए रहे हैं कि ये बच जाए। इनको मालूम है इंडियन लोग बहुत इमोशनल है, जो रोता है उसको माफ कर देते हैं। तो आप ये देखिए, ये सारी की सारी जो साजिश है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद में इन सारी चीजों की जांच होगी कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने की इन लोगों ने कोशिश की है। ये शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ओपिनियन पोल वाले, गोदी मीडिया वाले, ये सारे के सारे स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं संजय जी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बहुत सारे लोग जेल में जाने वाले हैं मीडिया इंडस्ट्री से। पिछले 10 सालों में जो इन लोगों ने जिस तरीके की हरकतें की हैं, जिस तरीके से इन्होंने देश के लोगों को निराश किया है, देश की प्रॉब्लम्स को उठाने के बदले में इन्होंने देश के लोगों को हाशिए पे ठिकाने लगा दिया उन लोगों को। आज आप देखिए, देश में जो इलाके सबसे ज्यादा पिछड़े थे, वहीं से मोदी जी को जो है ना सबसे बड़ी जो है मतलब मुंह की खानी पड़ी है। जितने विदर्भा महाराष्ट्र में सबसे कमजोर इलाका माना जाता है, हजारों किसान साल में आत्महत्या करते हैं हमारे विदर्भा से। विदर्भा में क्लीन स्वीप हुई है कांग्रेस की और गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। 10 में से 7 सीटें जीते हैं, और जो 2 गडकरी साहब को छोड़ दे अपवाद है वो, तो बाकी जो 2 सीट हारे हैं अकोला और वाशिम से, वो भी समझिए सिर्फ 30-30 हजार के मार्जिन से आ रहे हैं। वो भी तब जब प्रकाश अंबेडकर ने 2 लाख वोट ले लिए, 2 लाख वोट ले लिए। अन्यथा वहां पर भी कांग्रेस का कैंडिडेट, मतलब इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीतता था अकोला से, और वाशिम का भी वही हाल है। तो आप इस बात को समझिए कि जो महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा कमजोर वित्तीय आर्थिक रूप से इलाका है, उन्होंने सबसे बड़ी चपेट लगाई है नरेंद्र मोदी और भाजपा के ऊपर। तो इस बात को मानिए कि जो देश के गरीब लोग, जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं,
उन लोगों ने अपने मतों का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। और जहां पढ़े लिखा तबका था, अब दिल्ली के देखिए, दिल्ली के लोगों ने बहुत नाराज किया मुझे, बहुत ज्यादा निराश किया मुझे, क्योंकि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको ये समझ में आए कि तानाशाही क्या होती है, लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है। पूरे देश की जनता ने लड़ाई लड़ी, खासतौर पे यूपी यूपी भी एक बैकवर्ड स्टेट है, यूपी के लोगों ने लड़ाई लड़ी, पर दिल्ली को जो करना था दिल्ली ने वो किया नहीं। तो ये थोड़ी सी निराशा की बात है। जहां तक आपने जो सवाल पूछा, जी, संघ की भूमिका आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा रहेगी। आगे आने वाले 2 दिनों में आप देखिए संघ क्या क्या करता है। जी संजय जी। राजीव जी, मैं कल देख रहा था आज तक पे 8-10 पत्रकार बैठे थे, आपके पुराने सहयोगी सुधीर चौधरी बैठे हुए थे, और उसके बाद में चर्चा चल रही थी। तो भाई साहब जो हैं तिहाड़ी भाई अपने, कह रहे थे कि पहला मोदी पार्ट 1 था, वो था सबका साथ, फिर था सबका विकास, अब की बार होगा सबका हिसाब। मतलब धमकी दे रहे थे वो, अब की बार मोदी जी सबका हिसाब करेंगे, फिर मोदी जी अब ये करेंगे, फिर मोदी जी 100 दिन प्लानिंग ये करेंगे। ऐसा लगता है प्राइम मिनिस्टर को वो डिक्टेट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, और इतने बड़े कॉन्फिडेंस में थे और कह रहे थे ये जो यूट्यूबर्स हैं इनकी क्या करना, इनको तो कुछ मतलब नहीं है। हालांकि जब वो चल रहा था वोटिंग वाला, एग्जिट पोल वाला, तो दिखा रहे थे हमारे हमारे यूट्यूब पे 4,42,000 लोगों ने देखा। कई बार फ्लैश हो रहा था। राजीव जी, मैंने और आपने जो शो किए जितने भी किए वो सब 10 लाख से ऊपर गए हैं, 5 लाख 10 लाख से ऊपर गए हैं। आज तक इस बात की बड़ी ब्रांडिंग कर रहा था, लेकिन वो जो था ना कि सुधीर जी का कि ये ऐसा किया, फिर मोदी जी ने ऐसा किया, मतलब पूरी मोदी सरकार की प्लानिंग बता रहे थे। क्या होगा उनका? जेट प्लस सिक्योरिटी रहेगी उनकी? देखिए, सुधीर चौधरी जी की जेट प्लस सिक्योरिटी तो सबसे पहले हटाना चाहिए। सुधीर चौधरी जी जो हैं, ठीक है, इनकी तो जेट प्लस सिक्योरिटी सबसे पहले हटाना चाहिए। और मैंने जो बार बार कहा है कि ये सारे पत्रकारों को, अंजना ओम कश्यप हो, रूबिका लियाकत हो, सुधीर चौधरी हो, अर्नब गोस्वामी हो, इन लोगों को जर्नलिज्म का एक रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए। और रिफ्रेशर कोर्स से ज्यादा इनको अपने मॉरल ड्यूटीज जो है, जो इन्होंने जनता के साथ गद्दारी किया है पिछले 10 सालों में, जिस तरीके से इन्होंने जनता को हाशिए पे ये लेके गए, आज यदि मोदी जी 240 सीट भी जीत रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है ये गोदी मीडिया का है। गोदी मीडिया ने इतना ज्यादा जो इनको सपोर्ट किया है, पढ़े लिखे इलाकों में टीवी देखी जाती है, दिल्ली की जनता ने गोदी मीडिया देख देख के ही इनको वोट डाला है। मैं आज आपको बता रहा हूं, यदि मीडिया से नरेंद्र मोदी को 1 महीने के लिए आप गायब कर दीजिए, नरेंद्र मोदी वहीं रसातल पे पहुंच जाएंगे जहां पे वो 2001 के पहले थे। कोई जानता था 2001 के पहले कौन है नरेंद्र मोदी? जिंदगी में एक इलेक्शन नहीं लड़ा था इन्होंने। इनकी किस्मत चमक गई कि 2001 में लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनके सर पे हाथ रख दिया। इन्होंने, जिसने इनके सर पे हाथ रखा उन्हीं को निपटा डाला। आप देखिए, इनका इतिहास ही है कि लोगों को निपटाते आए हैं। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, केशु भाई पटेल, संजय जोशी, प्रवीण तोगड़िया, फिर वो विश्व हिंदू परिषद वाले थे, अशोक सिंघल, तमाम लोगों की लिस्ट है। इन लोगों को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से निपटा है। आपको क्या लग रहा है कि ये चीज नितिन गडकरी, संघ और राजनाथ सिंह, इन लोग को ये समझ में नहीं? राजनाथ सिंह की क्या हालत की थी पिछले 10 साल में, कि मतलब माला में घुसना चाह रहे हो और उनको इशारा किया जा रहा बाहर निकलो। क्या ये एक राजपूत क्षत्रिय आदमी अपनी खुददारी को जो है ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? मैं आपको आज बता रहा हूं, ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मेंटली कहीं ये रजिस्टर हो गई है कि मेरी ऐसी बेइज्जती की गई है। आज जो नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हो रही है, जो कम सीट मिली है, वो यूपी के कारण मिली है। उसका कारण है योगी आदित्यनाथ की बेइज्जती करना। वो भी एक क्षत्रिय आदमी है। क्षत्रिय लोग अपने अपमान का बदला जो है ना जरूर लेते हैं। तो आप देखना, या तो राजनाथ सिंह या गडकरी, इनमें से किसी का चेहरा सामने किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है मध्य प्रदेश के जो भूतपूर्व सीएम थे उनका भी नाम चल रहा है, ऐसा मुझे 2-3 लोगों ने बताया। तो ये इन 2-3, हाँ, शिवराज सिंह चौहान, तो इनमें से किसी का। राजीव जी 8.5 लाख वोटों से जीते हैं, और आज नरेंद्र मोदी तो एक चरण में हार रहे थे, पीछे होकर जा रहे थे, और बाद में रोज पीट के 1.5-2 लाख वोटों से जीते हैं। उनसे लगभग दोगुने से तो राहुल गांधी जीते हैं। नरेंद्र मोदी का जीत का अंतर सिर्फ 1.5 लाख रह जाए बनारस में। नरेंद्र मोदी का तिलिस्म जो है वो टूट गया है संजय जी। ये जो पूरा तिलिस्म बनाया था,
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो दर्द भरी बात है, जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात है, जो बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट हार गई। जिस राम मंदिर को लेकर देश भर में तूफान खड़ा किया गया, जिस राम मंदिर को लेकर हंगामा खड़ा किया गया, वहां से अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का हार जाना, क्या ये साफ कर रहा है कि आपने, भगवान राम ने आपको बता दिया कि तुम भगवान के नाम पे राजनीति करोगे बेटा तो हम भी ठिकाने लगा देंगे तुम्हें? मतलब कितना बड़ा टेंट होगा ये अयोध्या में हार जाना। मैं सलाम करूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को, वेस्ट बंगाल की जनता को और महाराष्ट्र की जनता को। ये 3 स्टेट्स ने इतनी बुद्धिमानी से वोटिंग किया, और थोड़ा मतलब एक हद तक राजस्थान भी। ये 4 स्टेट्स ने, 4 राज्यों ने बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी के साथ में अपने वोटिंग किए। मुझे निराश किया है कर्नाटका ने, मुझे निराश किया है दिल्ली ने, और कुछ हद तक मुझे निराश किया है बिहार ने। ये 3 राज्य जो है, ये अगर ठीक से वोटिंग करते तो ये 200 के नीचे निपट जाते। आप याद कीजिए संजय जी, कल मैंने आपको लिस्ट भेजी थी कि बंगाल में कौन कौन सी सीट से टीएमसी जीत रही है, और एग्जैक्टली उतनी सीट टीएमसी जीती और वही सीट जीती है। तो ये होता है प्रिसिशन। ये पार्टी को पता होता है कि हम क्या जीतने वाले हैं और कहां हारने वाले हैं। आज ये जो बड़े बड़े ओपिनियन पोल 26 सीट 28 सीट दे रहे थे, आज बुला के लाइए प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बंगाल में जो है वो टीएमसी से आगे भाजपा निकल जाएगी। प्रशांत किशोर जो है, ये तो अब प्रूव हो गया है कि प्रशांत किशोर जैसे लोग या प्रदीप गुप्ता जैसे लोग जो हैं, ये लोग पूरे के पूरे सरकार के एजेंट है। मैं आपको एक चीज बताता हूं संजय जी, इस देश के लिए बड़ी चुनौती जो है, ये गोदी मीडिया के एंकर नहीं है, ये अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत या सुधीर चौधरी, ये तो नालायक लोग हैं, इनके पास अक्ल ही नहीं है, ठीक है, ये पढ़ते लिखते नहीं है कुछ, मतलब इनका नॉलेज कर्व जो है वो थम्स आ गया। तो ये नालायक लोग हैं, इनसे देश को जो है बहुत ज्यादा नुकसान या खतरा नहीं है। खतरा कैसे लोगों से है? ये जो पढ़े लिखे घुइयां बदमाश है, प्रशांत किशोर टाइप जो एजेंट है, ठीक है, या प्रदीप गुप्ता टाइप जो चंद सिक्के के इसमें जो है अपना ओपिनियन पोल कुछ भी अनाप शनाप बना के दे दे और बाद में रोए बच्चों की तरह करके। इनमें और नरेंद्र मोदी में एक ही समानता है कि गलती करो और उसके बाद रोना चालू कर दो, ठीक है। तो ये जो घुइयां बदमाश लोग जो है ना, प्रशांत किशोर टाइप और प्रदीप गुप्ता टाइप, इसी टाइप के लोगों से हमारे प्रजातंत्र को बहुत बड़ा एक खतरा है, और हमको जो है इन्हीं लोगों को चेक एंड बैलेंस में रखना है। और एक और जो है ना, बहुत शातिर टाइप के लोग भी हैं जो बड़ा बैलेंस खेलने की कोशिश करते हैं, बट इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। देखिए संजय भैया, सत्य जो है वो एक तरफा होता है, इसलिए बोला जाता है सत्य कड़वा होता है। कोई ये नहीं बोलता कि सत्य आधा मीठा और आधा कड़वा होता है, या आधा नमकीन और आधा कड़वा होता है। सत्य को क्यों कड़वा बोला जाता है? क्योंकि वो एक तरफा होता है। ये बैलेंस न्यूट्रल कुछ नहीं होता। ये आप अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को न्यूट्रल और बैलेंस की बात करते हो। कई यूट्यूब चैनल जो अपने नाम में सत्य लगाते हैं, ये यूट्यूब चैनल बहुत ही न्यूट्रल और बैलेंस खेलने की कोशिश करते हैं, बट इनडायरेक्टली इन लोगों ने भी जो है बहुत बड़ा हेल्प प्रोवाइड किया है। सी वोटर के कुछ एनालिस्ट इन चैनल्स पे भी उतरते आए हैं, और सी वोटर के जो है आज यशवंत देशमुख जी जो है, इनको बुला के स्टूडियो में सवाल पूछना चाहिए। ये यशवंत देशमुख जी घूम घूम के बोल रहे थे मोदी जी जो है वो गिल्ट का बीज बोते हैं, गिल्ट का बीज, और गिल्ट का बीज बो के वो जीतते हैं लोकसभा। जहां भी विधानसभा में आते हैं वो गिल्ट का बीज बो के जाते हैं और वो लोकसभा में जीतते। कहां गया पश्चिम बंगाल में गिल्ट का बीज? किधर है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा भी आ रहे और लोकसभा भी आ रहे, और प्रशांत किशोर जी का भी देख लीजिए पाप बना रहे थे। तो ये जो इस तरीके के यशवंत देशमुख टाइप न्यूट्रल बनने वाले लोग जो हैं, और ये जो जिस तरीके की एजेंसी रहते हैं, प्रदीप गुप्ता तो समझ में आ रहा है कि भाई वो वन साइडेड बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये एक्सपोज हो गए। पर यशवंत देशमुख टाइप के जो लोग हैं ये, या फिर प्रशांत किशोर टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों को चेक एंड बैलेंस में रखना संजय जी बहुत जरूरी है। इनके हर चीजों पे सवाल पूछना चाहिए, और इनको फंडिंग कहां से हो रही है ये सवाल पहला होना चाहिए कि आपको पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन आपको पैसे दे रहा है, ये सारी बातें। जी संजय राजीव जी, एक आखिरी सवाल। कल शाम को 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक खड़गे जी के घर पे हो रही है। अगर उस बैठक में तय किया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और फिर चंद्रबाबू नायडू से कहा गया या नीतीश कुमार से कहा गया कि आइए
पहली बार देश को एक दलित प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, आप भी समर्थन कर दीजिए। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश मना करते हैं तो दोनों राज्यों में दलितों के बीच में बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। इस स्थिति में क्या होगा आपका? नहीं, देखिए, चंद्रबाबू नायडू तो वैसे भी नेचुरली अलाइड होने चाहिए कांग्रेस के, क्योंकि उनको 15 से 16% मुस्लिम वोटर्स भी मिले। ठीक है, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा एक मुस्लिम तबका भी है जो उनको वोट डाला है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि भाजपा के साथ के। जहां तक रही नीतीश जी की बात, वो कभी भी एक दलित प्राइम मिनिस्टर को अस्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो भी नेचुरल अलाई है और यही होने वाला है। मैं आपको बता, 2 दिन जो मैंने बोला कि थोड़ा वेट कीजिए, मजे लीजिए, स्टॉक मार्केट और गिरेगा भी, आप देखते जाइए। और मैं आपके दर्शकों से अपील करूंगा, आज तो 4,500 पॉइंट नीचे गिरा सेंसेक्स और 1379 पॉइंट्स निफ्टी गिरा है। 45 लाख करोड़ मार्केट से वाइप आउट हो गए। आप सोचिए, अदानी ग्रुप 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप उसका कम हुआ है। ये भी एक मजेदार चीज है कि मोदी जी अगर नहीं आते तो अदानी जी जो है वो उनका शेयर प्राइस नीचे गिरता है। यानी देखिए, मार्केट कितने बेहतर तरीके से जो है समझ रहा है कि अदानी जी मोदी जी के ऊपर में कितनी बुरी तरीके से डिपेंडेंट है। ठीक है, मोदी जी नहीं रहेंगे तो अदानी जी का क्या हो। तो आप ये बात को समझिए कि जैसे मैंने स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन किया था, वैसे ही मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 2-3 दिन के अंदर में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि ये सरकार नहीं बनती है तो बहुत ही अनस्टेबल गवर्नमेंट बनेगी सेंटर में, और उस अनस्टेबल गवर्नमेंट के कारण भी मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है बड़ा अनस्टेबल रहेगा। तो आपके लोगों ने मार्केट से दूर रहना चाहिए। तीसरी चीज, यदि संघ की बात नायडू जी और नीतीश जी मान लेते हैं तो ये मुझे थोड़ा आश्चर्य होगा, ये होना नहीं चाहिए। तो कुल मिला के कहना है कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। थोड़े दिन आप मार्केट से दूर रहिए आप लोग। जी संजय जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करी, धन्यवाद, आभार। ये थे राजीव रंजन सिंह और हम लोग बात कर रहे थे कि सरकार की रूपरेखा क्या होगी, शेयर मार्केट का क्या हाल होगा। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।